नमस्कार। आज हम आपको 7 चैप्टर में यानी लेसन नंबर 7 में एक्टिविटीज ऑफ लाइफ यानी जीवन की क्रियाओं के बारे में अध्ययन कराएंगे। यानी जीवन की कौन कौन सी क्रिया हैं हम उनके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। जीवन यानी व्यक्ति जो जन्म लेता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी क्रियाएं करता है वो सब जीवन संबंधी क्रियाएं आती हैं। जब शैशवावस्था में होता है तो शैशवावस्था में उसकी वृद्धि काफी मंद गति से होती है, उसका आकार कम होता है। यानी प्रसूति काल के समय जन्म के पश्चात उसकी आकार गति बहुत कम होती है, न के बराबर धीरे धीरे वो गति करने लगता है। खाता है, पीता है, चलता है, उठता है, बैठता है, प्रजनन करता है, देखता है, ये सभी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम आपको पुनः एक बार फिर सजीवों के लक्षणों के बारे में बताएंगे। सजीवों के लक्षण जिनमें सजीवों के यानी सजीव पोषण करते हैं, सभी सजीव खाते पीते हैं, सजीव गति करते हैं, सभी सजीव वृद्धि करते हैं, सभी सजीव प्रजनन करते हैं, सभी सजीव अनुकूलन क्रियाएं करते हैं, सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं, सभी सजीव पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जीवन चक्र होता है। सभी सजीवों का श्वसन क्रियाएं करते हैं। ये सभी लक्षण जो कहलाते हैं वो सभी सजीवों के ये सारे लक्षण कहलाते हैं। सजीवों के ये सारे लक्षण हैं और ये जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं उनको हम सजीव कहते हैं। यानी प्रत्येक सजीव खाता है, पीता है, पोषक तत्व लेता है, विटामिन लेता है, खनिज लेता है। ये सभी जो लक्षण हैं वो सब सजीवों के अंतर्गत ही आते हैं। निर्जीवों में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती। गति के बारे में कहें तो सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं यानी चलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और यह क्रिया गति कहलाती है। वृद्धि यानी सभी सजीवों में लंबाई, भार, ठीक, आकार आदि में वृद्धि होती है। ये हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बता चुके हैं। प्रजनन सभी सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जैसे डॉग के पपीज, गाय का बछड़ा आदि
अनुकूलन, सभी सजीव अपने आप को इस जीवन संघर्ष में जीवित रखने के लिए अपने आप को वातावरण के अनुकूलित कर लेते हैं, यानी वातावरण के अनुकूलित के अनुकूल कर लेते हैं, के प्रति जोड़ दीजिए, प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ जब जाड़ा होता है तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, कंबल रजाई ओढ़ते हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो वर्षा से बचने के लिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए छाता लगा लेते हैं, बरसाती पहन लेते हैं। और गर्मी के मौसम में हम सूती सफेद कपड़े पहनते हैं, वो भी कॉटन के। ये सभी एडेप्टेशन के अंतर्गत आता है। उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता में भय, रोग, हर्ष, खुशी, हंसना, ये सब उत्तेजनशीलता में आता है। यानी सभी सजीवों में ये लक्षण होते हैं, यानी भय, भूख, प्यास, है डर, खुशी आदि ये लक्षण जो होते हैं ये सभी उत्तेजनशीलता के अंतर्गत आते हैं। ऊपर वाली सारी प्रक्रियाएं पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं। और अनुकूलन की हम बात करें, सॉरी उत्तेजनशीलता की बात करें, उत्तेजनशीलता उत्तेजनशीलता की बात करें तो पेड़ पौधों में छुई मुई का पौधा है जिसे टच मी नॉट कहते हैं। उत्तेजनशीलता, और यह 9वां नंबर बढ़ा दीजिए, उत्सर्जन। यानी टच मी नॉट का पौधा, उसकी पत्तियों को जैसे ही हम टच करते हैं तो वह अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है। इसका मतलब वो छूने पर क्रिया करते हैं। ये सभी गुण सजीवों के अंदर पाए जाते हैं। लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी शैशवावस्था, शैशवा, बाल्या, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा और मृत्यु, ये सारी अवस्थाएं इस लाइफ साइकिल के अंतर्गत आती हैं। और प्रत्येक सजीव के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। हम पेड़ पौधों में भी बात करें, जब पौधे का अंकुरण होता है तो वह उसका मतलब न्यू प्लांट होता है, तो उसको हम मानव की तरह हम उसे प्रसूति काल या शैशवावस्था कह सकते हैं। और उसके बाद में जब वो बड़ा हो जाता है, 4 पत्ते 10 पत्ते आ जाते हैं, तो उसको बाल्यावस्था कह सकते हैं। फल फूल आने लगते हैं, किशोरावस्था कह सकते हैं। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, और प्रौढ़ावस्था कह सकते हैं। जब उसके पत्ते सूखने लगते हैं, बुढ़ापा कह सकते हैं। और लास्ट में बिल्कुल सूख जाता है तो उसको बुढ़ापा या मृत्यु भी के नाम से जानते हैं। श्वसन क्रिया, सजीव O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। सभी सजीव का मतलब यहां पेड़ पौधों में और मानव में अंतर है। जितने भी जंतु हैं वह सभी ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। प्रत्येक जंतु, यानी जंतु के बारे में। और वनस्पतियों के बारे में बात करें तो CO2 ग्रहण करते हैं और O2 रिलीज करते हैं, यानी छोड़ते हैं। ये सब कैसे वनस्पति होती है। अंतर सिर्फ यहां पर जंतु और वनस्पतियों में यही है। श्वसन क्रिया हुई। उत्सर्जन, सभी शरीर भोज्य पदार्थ यानी पोषण लेने के बाद उनमें से आवश्यक पोषक तत्वों को आंत के द्वारा, अपने शरीर के आंत के द्वारा उसको रस को
का अवशोषित करके ब्लड के साथ मिलाकर के शरीर के विभिन्न भागों तक ऊर्जा के रूप में भेजते हैं। और जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती, उन पदार्थों को उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा, उत्सर्जन अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसी क्रिया को हम उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। जैसे मूत्र का त्याग करना, मूत्र में जब हम पानी पीते हैं और खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी किडनी से, रक्त में से वर्ज्य पदार्थ यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन, ये सभी मुक्त कर दिए जाते हैं और टॉयलेट के द्वारा वो बाहर कर दिए जाते हैं। इनको हम उत्सर्जन कहते हैं। शरीर की स्वेद ग्रंथियों के द्वारा पसीना आता है, इसको भी हम उत्सर्जन कहते हैं। ये सभी क्रियाएं सजीवों के अंदर पाई जाती हैं। ये सारी सजीव क्रियाएं, चाहे वो जंतु हो चाहे वो वनस्पति हो, सभी के अंदर ये सारी क्रियाएं पाई जाती हैं। इनको मैं बता चुका हूं पहले, इसलिए मैंने इसको ढंग से ज्यादा विस्तृत रूप से इसके बारे में अंतर नहीं बताया। अब मैं इसके बारे में, पोषण के बारे में कुछ बातें कर रहा हूं, उसको आप देखेंगे। पोषण, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि सभी सजीव अपने आप को इस वातावरण में जीवित रखने के लिए कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं और यह क्रिया पोषण कहलाती है या अंतर्ग्रहण क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। चाहे वो एक कोष की जीव हो चाहे वह कोष की जीव हो, सभी के अंदर ये पोषण की क्रिया होती है। एक कोष की जीवों के बारे में हम बात करें, जैसे अमीबा। जब एक अमीबा किसी छोटे जीव को खाता है पोषण के रूप में, तो वो अपना आकार इसको बढ़ा लेता है और ये प्रक्रिया क्या है, ये पोषण है, ये अमीबा है। तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, ये इसको एक कैविटी बना लेता है और कैविटी के अंदर उस पोषक पदार्थ को ग्रहण कर लेता है। ये भी इससे दूर था, इसको फिर ग्रहण करने के लिए नॉच बना लेता है, कैविटी बना लेता है। अर्थात जब एक कोष की, सभी प्राणियों में जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है उन्हें एक कोष की जीव कहते हैं। और ऐसे जीवों को देखने के लिए हम अपनी नग्न आंखों का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी बिना लेंस के हम नहीं देख सकते। अर्थात ऐसे जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसे जीवों को हम एक कोष की जीव कहते हैं, अर्थात जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है। अब बात करते हैं हम बहुकोष की जीव, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं, बहुत सी कोशिकाओं के संगठन से मिलकर के बना होता है। यानी बहुत सी कोशिकाएं जब एक साथ मिलकर के कार्य करती हैं तो ऊतक बनाती हैं, यानी टिश्यू बनाती हैं। जब बहुत विभिन्न प्रकार के ऊतक एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो अंग बनाते हैं, और बहुत से अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, और सारे अंग तंत्र जब एक साथ होते हैं तो पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से बहुकोष की सजीवों का निर्माण हुआ है। बहुकोष की सजीवों में भी हम बात करें, बहुकोष की प्राणियों में, उसमें कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा के प्राणी आते हैं, यानी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कॉर्डेटा वर्ग में कशेरुकी कहा जाता है, और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उन्हें अकशेरुकी कहा जाता है, यानी नॉन कॉर्डेटा कहा जाता है। तो आज हम ऐसे ही प्राणियों के बारे में बात करेंगे। उनमें से पोषण के आधार पर जीवों को दो प्रकार में बांटा गया है। किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन सभी प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी और परपोषी, यानी पोषण के आधार पर दो टाइप्स हैं। न्यूट्रिशन के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो टाइप्स नजर आते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन
स्वयं बनाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल क्या है, जिसे हम पर्णहरित कहते हैं, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। यानी पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहते हैं, या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। इस क्रिया में सभी स्वकोशी, जिनके अंदर हरा रंग पाया जाता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन के लिए किसी दूसरे अन्य जीव पर डिपेंड नहीं रहते, निर्भर नहीं रहते। ऐसे मतलब प्रजाति को हम स्वपोषी कहते हैं, या उत्पादक भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है, उत्पादक। मैं भी आपको फूड चेन, फूड वेब इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा। तो उत्पादक क्या है, यानी सभी हरे पेड़ पौधे प्रोडक्ट का काम करते हैं, न्यूट्रिशन को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, उनको हम उत्पादक भी कहते हैं। तो स्वपोषी की परिभाषा में आप लिख सकते हैं, जो प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन के लिए किसी अन्य प्राणी पर डिपेंड नहीं रहते, यानी निर्भर नहीं रहते। ऐसे प्राणियों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल के साथ क्रिया करके अपना भोजन मंड के रूप में बनाते हैं। तो इसको आप देखेंगे, जब CO2, H2O सूर्य का प्रकाश लेंगे पर्णहरित की उपस्थिति में, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस O2 रिलीज हो जाएगी। हमने बताया था या कार्बन कितने हैं, यहाँ 6 से क्लियर करा देंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितनी है, 3 दूनी 6 और 1 7, और यहाँ ऑक्सीजन 6 और 2 8। हाइड्रोजन क्लियर कर लीजिए, हाइड्रोजन कितनी है 12, यहाँ हाइड्रोजन 6 से क्लियर है, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन देखें तो 6 दूनी 12 और 6 18 हो गई। ऑक्सीजन देखें यहाँ 6 हो गई, और यहाँ 6 से भी क्रिया करा देंगे, 6 दूनी 12 और 6 18। अब ये क्रिया संतुलित हो गई। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में से फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। स्वपोषी यानी जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए केवल उन्हें रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राणियों में यानी मानव के द्वारा उत्सर्जित होती है, जंतुओं के द्वारा उत्सर्जित होती है, और जमीन से उनकी जड़ों के द्वारा जल ग्रहण कर लिया जाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। और प्रकाशिक अभिक्रिया, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टेट में पूछा जाता है, सुपर टेट में पूछा जाता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहां पर संपन्न होती हैं। तो आप कह सकते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया स्टोमेटा के ग्रेना में संपन्न होती हैं, अर्थात ग्रेना को सभी उत्पादकों में यानी स्वपोषियों की रसोई कहा जाता है। यानी अपना भोजन बनाने का कार्य होता है ग्रेना के अंदर, अर्थात ये रसोई के रूप में कार्य करता है, और वहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे प्राणियों को हम स्वपोषी कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं परपोषी। अब परपोषी की बात करें, परपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अपना भोजन यानी पोषण प्राप्त करने के लिए
दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवों को हम परपोषी कहते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ऐसे जीवों को हम परपोषी यानी दूसरों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव कहा जाता है। जैसे देखिए, जब सूर्य के प्रकाश में एग्जांपल देते हैं, ये सनलाइट है, सनलाइट से हरे पेड़ पौधों ने प्राप्त किया, इसका केवल 90% भाग ही हरे पेड़ पौधे बेकार कर देते हैं, केवल उसका 10% भाग ही अपने भोजन बनाने में 10% इस ऊर्जा के फ्लो में हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, इसमें यूज करने में लाते हैं, जब इनको उत्पादक कहा जाता है। ये उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं को पोषण देते हैं। उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता यानी केवल और केवल भोजन के लिए ऐसे जीव अपने आप को हरे पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जो जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं पर भोजन के लिए जीवित रहते हैं, उन्हें सेकेंडरी या द्वितीयक कंज्यूमर कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। टर्सरी, तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है, और इन सभी को नष्ट करने का काम करते हैं, यानी खाने पीने का काम कर देते हैं, या अपघटक जीवाणु का काम कर देते हैं, उनको अपघटन करता कहा जाता है। जो कि उत्पादक को का भी अपघटन कर देते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता का कर देते हैं, द्वितीय को उपभोक्ता कर देते हैं, तृतीय उपभोक्ता कर देते हैं, उन्हें अपघटक जीवाणु कहा जाता है। हम इसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे। यानी टिड्डा, प्राथमिक यानी पेड़ ले लिया, टिड्डा केवल और केवल हरे पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहता है टिड्डा। और टिड्डे को कौन खाया जाता है? मेढक। तो मेढक क्या हुआ? द्वितीय उपभोक्ता। यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। जो भोजन के लिए केवल और केवल पेड़ पौधों पर डिपेंड रखते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा जाते हैं उन्हें मांसाहारी जीव कहा जाता है। यानी सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर जितने भी हैं वो सभी मांसाहारी जीव कहलाते हैं। और मानव, आज कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव क्या है, तो मानव हम लिख सकते हैं, यदि ऑप्शन आया है कि प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता है तो आप प्राथमिक उपभोक्ता कह लीजिए। यदि उसमें सर्वाहारी वाला क्वेश्चन आया था तो मानव सर्वाहारी कहलाता है। क्यों? कि वो हरे पेड़ पौधों को भी खा सकता है, मांस, मछली, मुर्गा, अंडा खाने का काम करता है, मांसाहारी में भी चला जाता है, तो यह सर्वाहारी कहलाता है। इसका उदाहरण देखें, हरे पेड़ पौधों को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, और मेढक को खाया सर्प ने, और सर्प को खाया बाज या मोर ने। तो इस प्रकार से ये चेन बनी जो एक दूसरे से भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। यह हम आपको
खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आपको बताएंगे। अभी हमें इसकी बताने जरूरत नहीं है, लेकिन परपोषी बताने के लिए इसका उदाहरण हमने यहां पर लिया। एक और बात क्लियर कर दूं, जो अपघटक जीवाणु होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को, यानी अपघटक जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को अकार्बन में चेंज करने का काम करते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी अपघटक जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में चेंज करने का काम करते हैं, उन्हें अपघटक जीवाणु कहा जाता है। परजीवियों के हम टाइप्स के बारे में करें तो मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी समूहजीवी के नाम से भी जीवों को जाना जाता है। परजीवियों को भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। परजीवी में मृतोपजीवी, सहजीवी और परजीवी। मृतोपजीवी ऐसे परजीवी जिन्हें पैरासाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होते हैं और वहां से ही भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को मृतोपजीवी जीवी कहा जाता है। यानी सड़े गले पदार्थों पर, सड़े गले पदार्थ पर उत्पन्न होते हैं और भोजन के लिए डिपेंड रखते हैं अपने आप को, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। जैसे कुक्कुरमुत्ता, आपने बरसात के मौसम में देखा होगा कि भूसे पर, गत्ते पर, लकड़ी पर, जो कि कटी हुई लकड़ी निर्जीव रूप में पाई जाती है, उन पर उग आते हैं और ये सफेद छत्रक के रूप में होते हैं। इस तरीके से छाते रूप में संरचना बना लेते हैं। इन्हें मशरूम भी कहा जाता है। कहीं का पर कुछ लोग इसको मशरूम की खेती भी करते हैं। सड़े गले पदार्थों पर, भूसे पर, गत्ते पर, लकड़ियों पर इन्हें उगाने का काम करते हैं, फिर इनको सब्जी के रूप में खाने का भी कार्य करते हैं। इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। सहजीवी ऐसे जीव जो किसी प्राणी के साथ साथ, प्राणी यानी जीव के साथ साथ रहते हैं, परंतु उस जीव पर भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाते, ऐसे जीवों को हम सहजीवी कहा जाता है। यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन तो स्वयं नहीं बनाते, बने हुए भोजन पर डिपेंड रहते हैं, परंतु जिस जीव के साथ में, जिस होस्ट के साथ में रहते हैं और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वरन भोजन खाते हैं और उसको फायदा पहुंचाते हैं उसके बदले, तो उसको हम सहजीवी कहा जाता है। जैसे मानव की आंत्र में यानी अंतड़ियों में पाए जाने वाला परजीवी, वह सहजीवी होता है जो पोषण तो आहार नाल से प्राप्त कर लेता है, आहार नाल में प्राप्त हो जाता है, आंतड़ों पर पाया जाता है, उससे प्राप्त कर लेता है, परंतु वहां पर वह भोजन को पचाने का कार्य करता है। उन्हें हम सहजीवी के नाम से जानते हैं। दूसरे होते हैं, तीसरे टाइप के होते हैं परजीवी, जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड तो रहते ही हैं, परंतु जिस पर वो रहते हैं और उसको हानि पहुंचाते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, और जिस जीव पर रहते हैं
भोजन के लिए उसी जीव को हानि पहुंचाते हैं। सहजीवी और परजीवी में अंतर यही है, परजीवी में भोजन के लिए निर्भर रहते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं। ये हानि नहीं पहुंचाते सहजीवी। इनका उदाहरण है जूं, खटमल, किलनी आदि। ये केवल और केवल जिस जीव पर रहते हैं उसको हानि पहुंचाते हैं और उसके पोषण को अपने अंदर चूसने का कार्य करते हैं। जैसे खटमल, जूं, किलनी, इनको परजीवी कहा जाता है। और पेड़ पौधों में अमरबेल, इसको भी परजीवी कहा जाता है कि जिस पेड़ पर वह रहती है और उससे अपना पोषण प्राप्त करती है और उसी पेड़ को लास्ट में नष्ट कर देती है, उसको हम परजीवी कहते हैं। तो आज हमने आपको बताया जीवी, सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी, इनके बारे में अध्ययन कराया। आपने देखा, कल हम कार्बनिक पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।